एंड इंश्योरेंस। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। हमने बात कर ली इस बारे में ऑलरेडी, बट फिर भी उसी कंटिन्यूटी में हम आगे चलेंगे थोड़ा सा अभी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कि बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप जो क्या है हमने डिटेल में कर लिया बात, पर थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ बैंकर, एक बैंकर के क्या राइट्स हैं। सिमिलरली ड्यूटीज ऑफ ए कस्टमर टू बैंकर, कुछ ड्यूटीज भी हैं बैंकर की, वो क्या ड्यूटीज हैं। और उसके अलावा गार्निशी ऑर्डर हमने पहले कर भी लिया डिस्कस, बट फिर भी हम इसे रिकैप करेंगे थोड़ा सा। एंड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, अगर डिसऑनर हो जाता है चेक, कस्टमर है उसके अकाउंट में कैश है, मनी है, बट स्टिल चेक इज डिसऑनर्ड, तब क्या सिचुएशंस होंगी। एंड हाउ द रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर, कब रिलेशनशिप वहाँ पे खत्म हो जाता है दोनों के बीच में। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, एक बढ़िया रिलेशनशिप क्यों जरूरी है दोनों के बीच में। तो ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा। तो इसमें शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से। as for the relationship between both of them is concerned, तो रिलेशनशिप इज ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दोनों का जो है ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, विश्वास के ऊपर सारी गेम है। सो दिस ट्रस्ट भी शुड बी मेंटेन्ड बाय द बैंकर एज वेल एज बाय द कस्टमर, दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे बना रहना चाहिए। इन एडिशन टू बैंक, बैंकर जो बहुत सारी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है, वेरियस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बैंकर टू कस्टमर एंड in return earns remuneration in the form of charges, interest and commission। बदले में क्या लेता है बैंकर, बैंकर बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है when the loan is given, और कमीशन इज चार्ज फॉर वेरियस एक्टिविटीज। एंड उसके अलावा जो है इंटरेस्ट, कमीशन और चार्जेस, ये चीज़ें जो नॉर्मली उससे मिलती हैं, और सम इसके अलावा कुछ और भी रेमुनरेशन हो सकता है किसी भी फॉर्म में। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सक्सेस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन हेल्दी रिलेशनशिप। तो जनरल सी मैंने बात कर ली, हम कर चुके इस बारे में ऑलरेडी बात। सो उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए बैंकर, एक बैंकर के राइट्स क्या हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट हियर, कि बैंकर के क्या राइट्स हैं। टू रिसीव द ऑनर रिस्पेक्ट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर है उसकी तरफ से ऑनर मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी बहुत जरूरी है। If the customer is having account, it does not mean that the customer is having bigger amount of money in his hands। अपने पास बहुत सारा पैसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बैंकर है उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल रहे, रिस्पेक्ट ना करे। इट शुड नॉट बी डन बाय द कस्टमर टुवर्ड्स द बैंकर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड टू रिसीव करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, ये राइट है बैंकर का कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि अब शुरुआत में कोई अकाउंट ओपन करता है बैंक के पास, देन इन दैट केस द बैंकर डिमांड्स आधार नंबर, आधार कार्ड, उनके कॉपीज मांगते हैं, रेजिडेंस या आप एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, फोटोग्राफ वगैरह मांगते हैं। तो सब चीज़ें करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द बैंकर बाय द कस्टमर। ऐसा ना हो कि कस्टमर गलत इंफॉर्मेशन दे। दिस इज द राइट ऑफ द बैंकर टू रिसीव ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन ए प्रॉपर वे। टू रिसीव ऑल ड्यूज, दिस इज द राइट ऑफ बैंकर टू रिसीव द इंटरेस्ट। अगर लोन दे रखा है तो उसके इसमें इंटरेस्ट लेने का राइट है उसका, बैंकर का। चार्जेस, कोई चार्जेस है, अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज जो बैंकर इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, लाइक एटीएम फैसिलिटीज देयर एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज देयर। द बैंकर कैन चार्ज सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, तो ये उसका राइट है रिसीव करने का। सिमिलरली कमीशन वगैरह कुछ भी उसका राइट है कि कमीशन उसे जहाँ मिलनी। फॉर एग्जांपल द बैंकर इज हेल्पिंग द कस्टमर टू परचेज द म्यूचुअल फंड्स, टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, एज ए ब्रोकर भी काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है उसके इसमें। बैंकर इज हैविंग द राइट टू रिसीव द कमीशन, कमीशन लेने का भी राइट वहाँ पर बैंकर के पास है। नाउ क्या राइट है, और इसके अलावा टू रिफ्यूज और डिसकंटिन्यू द अनरीजनेबल और इलीगल रिक्वेस्ट। कोई इलीगल रिक्वेस्ट है, गैर कानूनी जो निवेदन कर रखे हैं, अनुरोध कर रखे हैं, रिक्वेस्ट कर रखी हैं, वो चीज़ें जो हैं दैट बैंकर इज नॉट डायरेक्टेड टू फुलफिल दोज थिंग्स। कोई उसे मना नहीं, उसे रिफ्यूज, द कस्टमर कैन बी रिफ्यूज टू
कंटिन्यू विद द अनरीजनेबल इलीगल रिक्वेस्ट। इलीगल रिक्वेस्ट है, ठीक है, बैंकर को कहा जाता है कि अकाउंट में पैसे नहीं, उसके अलावा बैंकर को कहा जाता है कि आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। नो, दिस इज इलीगल। अकाउंट में पैसे नहीं है, लोन ले तो अलग बात है, तब पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज banker cannot be forced to do such type of things. To close the account as per rules, rules जो कहते हैं उसे अकॉर्डिंगली जो है कि जो है कस्टमर की फुल डिटेल्स अगर नहीं मिलती है बैंकर के पास, उस केस में जो है अकाउंट कैन बी क्लोज्ड। अकाउंट में पैसा है लेकिन काफ़ी टाइम से अकाउंट्स नहीं चल रहा है, कुछ भी है, कोई और भी सर्कमस्टांसिस सिचुएशंस, इन दो सिचुएशंस द बैंकर कैन क्लोज द अकाउंट्स, अकाउंट बंद कर सकता है कस्टमर का। टू सेट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, ये हम पढ़ेंगे बाद में। टू सेट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो कस्टमर है उसके पास मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं, ए एंड बी, ए ने बी के 15,000 रुपीज देने हैं और बी ने ए के 10,000 रुपीज देने हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर इसको फाइनल देखेंगे तो ए ने बी के कितने पैसे देने हैं, वो 5,000 रुपीज देने हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज द सेट ऑफ सिचुएशन। वहां पर बैंकर जो है अपने लेवल पे अकाउंट को सेट ऑफ कर सकता है अगर इस तरह की सिचुएशंस वहां पर प्रिवेल होती हैं। मैंने आपको कहा कि ए जो है उसने बी के 15,000 देने और बी ने ए के देने हैं 10,000 रुपीज। कहने का मतलब है ए ने बी के फाइनली 5,000 रुपए ही देने हैं नेट शेल्फ, तो ये सेटल कर दिया जाएगा और यही हमारे पास लायबिलिटी उस केस में बचेगी। तो 10,000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये राइट है, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं कि राइट टू सेट ऑफ कब किया जा सकता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, अगर हम बात करें ऐसी किन कंडीशंस में सेट ऑफ का राइट वहां पर बनता है। फर्स्टली एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मना ना किया हो उसने कस्टमर ने, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो बैंकर है उसे कस्टमर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए दैट यू हैव डोंट सेट ऑफ द अकाउंट्स, आपको सेट ऑफ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको इस केस में कहा कि किसी के पैसे देने कस्टमर ने और उससे लेने भी कुछ पैसा अकाउंट के लिए मना कर रहा है कस्टमर, रिटर्न में कह दिया उसने कि डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिटर्न में भी हो सकती है, इम्प्लाइडली बाय एक्शन भी पता लग सकता है, तो इस तरह के अगर है तो उस केस में नहीं हो सकता। एंड फ्यूचर डेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट, भविष्य में कोई डेट होने वाला है, उधार होने वाला है, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इट विल अप्लाई ओनली टू करंट डेट सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस पे ही अप्लाई हो सकता है। दिस कैन नॉट अप्लाई फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर डेट पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से कस्टमर शुड बी गिवन अ नोटिस, कस्टमर को एक नोटिस देना जरूरी है फ्रॉम द साइड ऑफ द बैंकर, एक नोटिस देना जरूरी है। नोटिस इज मस्ट, नोटिस सर्व होना चाहिए बैंकर की तरफ से कस्टमर के लिए कि यार वी आर यूजिंग द राइट ऑफ सेट ऑफ, हम सेट ऑफ का करने वाले हैं राइट, तो नोटिस देना जरूरी है। अपनी मर्जी से जो है बैंकर कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग, और बैंकर कैन नॉट बी कंपेल्ड, नॉट कंपेल्ड, उसे जोर जबरदस्ती से भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, जोर जबरदस्ती भी नहीं हो सकती, दबाव नहीं हो सकता कि आपको ये करवाना ही करवाना है। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ फोर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बैंकर टू द कस्टमर, सो दिस इज नॉट गुड, इस तरह का नहीं हो सकता वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की, राइट टू सेट ऑफ पॉइंट आया था, मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कशन की। तो राइट टू सेट ऑफ कस्टमर अकाउंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू एक्सरसाइज द लाइन ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स ऑफ द कस्टमर। ये मैंने आपसे ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, फिर भी मैं बात करूंगा कि क्या है राइट ऑफ लाइन। अब मान लीजिए बहुत सी सर्विसेज हम मार्केट से लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज ली, ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रांसपोर्टर, मैंने ट्रक में अपना सामान भेजा, मैंने यहाँ से चंडीगढ़ के लिए सामान भेजा, वहां पर पेमेंट नहीं उसे दे रखी थी, मैंने सामान भेजा, मैंने कहा यू विल रिसीव द पेमेंट इन चंडीगढ़। जब आपका सामान पहुंच जाए, चंडीगढ़ पहुंच जाता है वो ट्रांसपोर्टर ट्रक के थ्रू सामान, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं उस केस में। नाउ इन दिस केस द ट्रांसपोर्टर इज हैविंग अ राइट ऑफ लाइन,
वो जो सामान वहां पर ट्रक में रखा हुआ अपने पास रख सकता है वो, दिस इज राइट ऑफ लाइन। मैं जब तक पेमेंट नहीं करूंगा तब तक वो अपने पास रोक कर रखेगा। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर द रिपेयर पर्पस, रिपेयर करवा रहा हूं मैं गाड़ी की अपनी, और मैंने कहा मैकेनिक को दैट आई विल मेक यू पेमेंट आफ्टर यू विल डू द रिपेयर, आप एक और रिपेयर करेंगे मेरी गाड़ी की, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। लेकिन मैं पेमेंट नहीं देता हूँ, गाड़ी उसके पास रहती है, पेमेंट ट्रांसफर नहीं करता हूँ। काफी ज्यादा अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 30-40 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए की रिपेयर है, छोटा मोटा नहीं, 200-400 का नहीं, मान उसमें भी हो सकता है, बट चलो ज्यादा है। तो मैं मना कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर जाता है गाड़ी लेने के लिए, वो गाड़ी नहीं देता है वापस, मैकेनिक को कहता है नहीं, फर्स्टली यू मेक द पेमेंट। सो दिस इज द राइट ऑफ लाइन। सिमिलरली इन द केस ऑफ बैंकर, बैंकर को कुछ पेमेंट मिलनी है कस्टमर की तरफ से, इंटरेस्ट की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, किसी भी वे में। when the customer is not making those payments, वो पेमेंट नहीं कर रहा है कस्टमर, in that case the banker is having a right of line। वो जो है डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेगा, प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेगा। जैसे मैंने मॉर्गेज और मॉर्गेजी में कहा था, मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स बैंकर के पास पड़े हुए हैं, लोन ले रखा है, लोन की जब तक वापस नहीं होगी तब तक वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं देगा। दिस इज राइट ऑफ लाइन। तो बैंकर के पास बेसिकली ये लाइन का राइट है। डॉक्यूमेंट्स और गुड्स सभी चीजों के लिए अप्लाई हो सकता है। सो अगर मैं बात करता हूँ राइट ऑफ लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन भी हो सकता है। पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर लाइन का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक जो गुड्स है उन्हीं के लिए ऊपर ये लाइन अप्लाई होगा, पर्टिकुलर लाइन। दिस इज नॉट ए जनरल लाइन, ये स्पेसिफिक केस में ही होगा, पर्टिकुलर लोन के लिए होगा, जो स्पेसिफिक लोन लिया गया है उसी के लिए होगा, ठीक है। उसके अलावा ये वो लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है तभी होगा। पर्टिकुलर लाइन का केस मैंने आपको कह दिया, ट्रांसपोर्टर हो गया, रिपेयर्स वाले हो गए, या कोई और क्लॉक रूम में सामान रखा है। क्लॉक रूम का मतलब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, नॉर्मली रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह में क्लॉक रूम होते हैं। यू कैन गो टू दोज प्लेसेस, आप क्लॉक रूम में अपना सामान रखते हो, बदले में आप उनको पेमेंट देते हो, कुछ टाइम के लिए आप सामान रखते हो। दिस इज क्लॉक रूम टाइप ऑफ सिचुएशन। रिपेयर्स वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये स्पेसिफिक पर्पसेस है। आपने कहा मैं पेमेंट बाद में दूंगा, बट यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट, तो स्पेसिफिक पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आपने वहां पे रिपेयर के लिए दिया है, ट्रांसपोर्टर के लिए दिया है, या क्लॉक रूम में सामान दिया है, तो उस स्पेसिफिक पर्पस की वजह से लाइन का राइट वहां पे अराइज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल लाइन। जनरल लाइन के जहां तक सवाल है, जनरल लाइन में क्या होगा, जनरल लाइन के केस में दिस इज नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन और पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पर आमतौर पे बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप में जो रहता है वो जनरल लाइन हो सकता है, अनलेस एंड अनदेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में, अदरवाइज जनरल लाइन वहां पे अप्लाई होता है। अगर कस्टमर ने लोन ले रखा है तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स अगर बैंकर के पास है, डॉक्यूमेंट्स बैंकर अपने पास रखेगा, वापस नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज विद द बैंकर, प्रॉपर्टी वापस नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड जनरल लाइन। तो ये चीजें जो है लाइन वाला जो इशू है यहाँ पर रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, सेट ऑफ भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कुछ चीजें आप इलेबोरेटली बुक्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ कस्टमर टू बैंकर। ड्यूटीज ऑफ कस्टमर टू बैंकर आ रहा है इसमें प्रॉपरली, ड्यूटीज ऑफ कस्टमर टू बैंकर। तो यहाँ पर क्या ड्यूटीज बनती है कस्टमर की, ये मैंने शायद डिस्कस कर लिया, नहीं किया अभी। कस्टमर टू बैंकर, बैंकर के लिए क्या बनती है, टू प्रोवाइड ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब अकाउंट खोलना है उस वक्त प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बैंकर इज डिमांडिंग द आधार कार्ड कॉपी और आधार कार्ड डिटेल्स और एनी अदर डिटेल, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स, सब चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। और एट लेटर स्टेजेस, जब कभी भी केवाईसी करनी है, नो योर कस्टमर केवाईसी करनी, उस वक्त भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दैट शुड बी डन प्रॉपरली। जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो भी डिटेल्स बैंकर की तरफ से मांगे जा रही है, ऑल द डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड व्हाइल ओपनिंग अकाउंट स्पेसिफिकली टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस एज रिक्वायर्ड। आप देखिए आमतौर पे प्राइवेट बैंक्स तो मिनिमम बैलेंस कहते ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी, ये तो आमतौर पे 10,000 या जो भी है मिनिमम इतना कहते ही है, कितना बैलेंस आपके पास होना चाहिए। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉट नॉर्मली एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हो सकता है वहां पर भी
प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, 500,000 पे बैलेंस मेंटेन करना है कि नहीं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट अगर ऐसा कुछ कह रखा है कि मिनिमम बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड विद द बैंक, इन दैट केस वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे टू ऑनर ऑल ऑब्लिगेशंस प्रॉम्प्टली। जो भी दायित्व बनते हैं एक बैंकर के प्रति, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दैट ऑफ ए कस्टमर टुवर्ड्स अ बैंकर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिलअप करना। टू ऑनर ऑल द ऑब्लिगेशंस, लोन ले रखा है तो लोन को वापस करना है। ऐसा ना हो कि लोन बिल्कुल वापस करने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है, इट शुड नॉट बी डन। देन नेक्स्ट इज टू इन्फॉर्म द बैंक about the change in address or signature. Signature is very much important in the case of banker transactions with the bank. Signature बहुत जरूरी है। जो सिग्नेचर कर रहे हैं they should be, if there is any change, कोई चेंज हो रहा है वो बताना है, मोबाइल नंबर चेंज हो वो बताना है, ईमेल एड्रेस चेंज हो वो बताना है, कोई और डॉक्यूमेंट्री एड्रेस प्रूफ चेंज हुआ दैट शुड बी डिटेल्स शुड बी गिवन टू द बैंकर। यानी किसी भी तरह की ये जो इंफॉर्मेशंस हैं दे शुड बी गिवन टू द बैंकर प्रॉपरली। एंड नॉट टू इशू चेक्स विदाउट सफिशिएंट फंड्स। सफिशिएंट फंड अगर नहीं है उस केस में जो है चेक इशू किसी को ना करे। ऐसा ना अकाउंट में बैलेंस 5,000 रुपये है और चेक इशू कर दिया है 25,000 रुपये का, देयर विल बी डिसऑनर ऑफ चेक, प्रॉब्लम हो जाएगी कस्टमर को। तो इस तरह की चीजें ना करें, इट शुड बी टेकन केयर। टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बैंक, बैंक के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है प्रॉपरली। ऑल द रूल्स रेगुलेशन शुड बी प्रॉपरली इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो ये सब चीजें कस्टमर को देखनी है। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू गार्निशिंग ऑर्डर। हमने कर लिया डिस्कस, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट दिस, दैट व्हाट इज गार्निशिंग ऑर्डर। जहां तक गार्निशिंग ऑर्डर का सवाल है, मैंने आपको कह रखा है पहले कि गार्निशिंग ऑर्डर इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कोई ऑर्डर है, किसी की पेमेंट कस्टमर ने करनी है, कस्टमर फेल्स टू रीपे द लोन और ड्यूज, कस्टमर जो है लोन नहीं पे कर पा रहा है, ड्यूज पे नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस देयर में भी इंस्ट्रक्शन द कोर्ट, कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, गार्निशिंग ऑर्डर कैन बी इशूड। ये आपने ध्यान से समझना है, कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट में कहीं भी व्हाट इज गार्निशिंग ऑर्डर। छोटे छोटे पॉइंट यही से निकलते हैं जब भी हम बात करते हैं किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की, पीजी के लिए आपने देना है, यूजीसी नेट के लिए देना है, या फिर बाद में लेटर स्टेजेस में आप बैंक के एग्जाम देते हैं, तो दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक में फाइल सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में केस कर सकता है बैंकर और वहां पे गार्निशिंग ऑर्डर कैन बी गिवन। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अकाउंट कैन बी फ्रीज, बंद किया जा सकता है अकाउंट, वहां से विड्रॉल नहीं हो सकता। और भी कुछ सिचुएशंस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन इलीगल एक्टिविटीज, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ड्रग्स का केस है या कुछ और है, कोई और भी क्रिमिनल केसेस है, उन केसेस में भी आमतौर पे गार्निशिंग ऑर्डर हो सकते हैं, कोर्ट की तरफ से जो है अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस वहां पर होती है। देन आफ्टर दिस वी आर हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट द बैंक विल इशू द गार्निशिंग ऑर्डर, ये हमने बात कर दी। दिस ऑर्डर इज बेसिकली डायरेक्टिंग द थर्ड पार्टी who owes money to the defaulter to pay the money, that money to bank custody। यानी कि किसी थर्ड पार्टी ने, पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते वहां पे, लेकिन थर्ड पार्टी ने जिसने पेमेंट करनी है उस पर्सन की जिसके अकाउंट को फ्रीज किया गया है उसे डायरेक्शन दी जा सकती है दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द बैंक, नॉट टू द कस्टमर जिसका अकाउंट फ्रीज किया गया है, जिसके अगेंस्ट गार्निशिंग ऑर्डर निकले हैं, उसको पेमेंट आपने नहीं करनी है। आपने पेमेंट किसको करनी है, बैंकर को पेमेंट करनी है, बैंक को पेमेंट करनी है। सो दिस इज ए लीगल प्रोसेस टू रिकवर अ डेट ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर है उसके डेट को रिकवर करने के लिए हो सकता है, किसी और रीजन से भी ये हो सकता है। सो इट वाज द गार्निशिंग ऑर्डर। उसके बाद हम बात करेंगे, गार्निशिंग ऑर्डर के बाद कुछ चीजें और रह गई हैं, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप और रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। सो व्हाट इज रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक? डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब हो गया कि जो कस्टमर है उसने चेक इशू कर रखा है किसी को, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड। जो पर्सन जिसको चेक दिया गया है वो जब बैंक में वो अपना
चेक लेकर जाता है उसे अमाउंट नहीं मिलता है, उस केस में वो कोर्ट में अपना केस भी लगा सकता है। बट यहाँ पर है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, कस्टमर के अकाउंट में पैसे हैं, मेरा चेक, मैंने किसी को चेक इशू कर रखा है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, बट स्टिल उसके बावजूद व्हाट इज हैपनिंग देयर, बैंकर ने मेरे चेक को डिसऑनर कर दिया, बाउंस डिक्लेयर कर दिया। वहां पे क्या होगा, रॉन्गफुली डिसऑनर का मतलब क्या होगा, द चेक इज डिसऑनर फॉर रीजंस अदर देन इनसफिशिएंट फंड्स और एक्सेस अमाउंट। इनसफिशिएंट फंड्स हैं, कम पैसा है अकाउंट में, उस वजह से नहीं हो रहा है ये, उसके अलावा कोई और रीजन हो सकता है। अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट फंड है, पैसा नहीं है, तब तो बनता है वैलिड रीजन, बैंकर कैन डिसऑनर द चेक। लेकिन कुछ एक और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बैंकर है अदरवाइज भी चेक को डिसऑनर कर दे रहा है। तो ये जो नॉर्मल रीजंस हैं उसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। सो ड्रॉयर्स अकाउंट वाज सफिशिएंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब चेक प्रेजेंट किया गया अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था वहां पर, उसके बावजूद भी चेक को डिसऑनर किया गया है। सो व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 138 है, अगर आप में से कोई लॉ करता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करता है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करता है, तो बाउंसिंग ऑफ चेक की सिचुएशंस हो सकती किसी ना किसी वे में। तो एज ए एडवोकेट भी ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, तो उस सेंस में ये रियूज होने वाली बात है। एज ए कॉमर्स के एंगल से तो चलो है ही है। तो इफ ए चेक इज डिसऑनर्ड एंड द ड्रॉअर फेल्स टू पे द अमाउंट विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग नोटिस, इट इज एन ऑफेंस। तो यहाँ पर लीगल प्रोविजन क्या है कि जब चेक इशू किया गया है किसी को, और चेक इशू करने के दौरान अमाउंट होना चाहिए वहां पे, नॉर्मली तो प्रोविजन यही है, 15 दिन के अंदर वो पर्सन अगर पैसा नहीं जमा करवाता है, सब इनसफिशिएंट बैलेंस जब है, सफिशिएंट बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसफिशिएंट है, कम है बैलेंस, 25,000 का चेक दिया है लेकिन अकाउंट में 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, 15 दिन के अंदर अंदर वो डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। अदरवाइज वहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक ऑफेंस है, ये सजा मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। 25,000 का चेक मैंने कहा है, उसका डबल अमाउंट 50,000 रुपए का फाइन हो सकता है वहां पर, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं, सजा भी उस पर्सन को मिल सकती है। ये तो नॉर्मली जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इस बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, टर्मिनेट कब हो सकता है दोनों का रिलेशनशिप, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर, लेकिन ये तो नॉर्मल सिचुएशंस की जो मैंने आपसे कहा, बाउंसिंग ऑफ चेक, लेकिन यहाँ इस केस में तो कस्टमर की गलती नहीं थी, जो मैंने आपको कहा, ये तो उन सिचुएशन में अप्लाई हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 जो भी था उसमें, कि जब इनसफिशिएंट बैलेंस है, लेकिन अकाउंट में जब सफिशिएंट बैलेंस है, उस केस में कस्टमर की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि लोअर द अमाउंट ऑफ चेक, जब चेक का जो अमाउंट है लोअर अमाउंट होता है, ठीक है, उस केस में रेपुटेशन ज्यादा खराब होती है। कैसे रेपुटेशन खराब होगी ज्यादा, मान लीजिए ₹100,000 का चेक दे रखा है कस्टमर ने, मतलब किसी ने, और 1,000 रुपए अकाउंट में नहीं है, कहने का मतलब रेपुटेशन कैसे खराब होगी, यार इस पर्सन के अकाउंट में तो 1,000 रुपए भी नहीं है, ये क्या बिजनेस करेगा। बड़ा अमाउंट है, दैट इज अ सेपरेट इशू, वहां रेपुटेशन इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। जहाँ लाखों का करोड़ों का चेक है, वहां रेपुटेशन का इतना इशू नहीं आता, क्योंकि वो अमाउंट ही अपने आप में बड़ा अमाउंट है। लेकिन ये तो चलो हो गया, मैंने जनरल सिचुएशन में बात की, लेसर द अमाउंट ऑफ चेक मोर इज द लॉस ऑफ रेपुटेशन, ज्यादा रेपुटेशन का वहां पे है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं बैंकर की गलती है, कस्टमर की गलती नहीं है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ ये केसेस थे जहां पे कस्टमर की गलती थी ये वाले, लेकिन यहाँ पे सजा कस्टमर को तब मिलेगी जब अकाउंट में पैसे नहीं, चेक इशू कर दिया। लेकिन मैं जो सिचुएशन बात कर रहा हूँ, हमारा हेड है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, कस्टमर की गलती यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद जो उसका जो चेक है उसे वहां पर जो है कस्टमर के अकाउंट को, चेक को बाउंस कर दिया गया। तो इस केस में क्या होगा, उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो रही है,
उसकी इज्जत जो है बर्बाद हो गई, ठीक है। उसके अलावा वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, क्लेम फॉर डैमेजेस, कोर्ट में केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है डैमेजेस का कि मेरा नुकसान हुआ है, रेपुटेशन मेरी गई है। इन दैट केस केस कैन बी फायर्ड अगेंस्ट द बैंक, बैंक के अगेंस्ट जो है केस वहां पर हो सकता है। और बैंक जो है वहां पर अगर प्रूव कर देता है कि मेरी गलती नहीं थी, उसके बावजूद जो है वहां पे बैंकर ने मेरे उसको डिसऑनर कर दिया, तो एक रेमेडी उसके पास जो है कस्टमर के पास बचती है, ठीक है। तो ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसके डैमेजेस, अमाउंट हो सकता है कम हो, डैमेजेस यानी कि जो क्षतिपूर्ति है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट। हो सकता है 1000 रुपए का चेक है लेकिन वो बाउंस कर दिया, जबकि अकाउंट में तो 5 लाख रुपए पड़े हुए थे, रेपुटेशन तो बर्बाद हो गई, रेपुटेशन खराब होगी, इज्जत बर्बाद होगी, मार्केट में रेपुटेशन गलत चले गई, ठीक है। लोगों के बीच में गलत चला गया मैसेज कि इस पर्सन के अकाउंट में तो 1000 रुपए नहीं, जबकि अकाउंट में तो 15 लाख रुपए थे, चेक था 1000 रुपए का। तो अमाउंट इज नॉट इशू हियर, उसके बावजूद भी वहां पर डैमेजेस क्लेम की जा सकती है, ठीक है, जब वहां पर डिसऑनर ऑफ चेक है। तो खासतौर पे स्मॉलर अमाउंट होगा तो डैमेजेस ज्यादा मांग सकते हैं क्योंकि उससे ज्यादा रेपुटेशन वहां पे बर्बाद हुई है। सो ये नॉर्मल जो सिचुएशन थी, उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। सो एज फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज कंसर्न, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो रहा है, बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। सो बैंकर कैन क्लोज द अकाउंट और टर्मिनेट द रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग केसेस। बैंकर अपने आप उस रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है, बंद कर सकता है। कौन सी सिचुएशंस है, व्हेन द कस्टमर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है, अनेबल टू पे डेट्स, वो डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है, लोगों से उधार लिया है उसको पे नहीं कर पा रहा है, उस केस में जो है वहां पर बैंकर कैन क्लोज द अकाउंट ऑफ कस्टमर और रिलेशनशिप वहां पर खत्म हो सकता है दोनों के बीच में। सिमिलरली वहां पर क्या होगा, व्हेन द कस्टमर मिसयूजेस द अकाउंट, गलत यूज कर रहा है अकाउंट का, मिसयूज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है मिसयूज, ब्राइबरी का केस हो सकता है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां पर ड्रग्स से रिलेटेड पेमेंट आ रही है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ भी इलीगल सोर्सेज से पेमेंट आ रही है, मना नहीं है बट फिर भी पता लगता है तो वहां पे केसेस वगैरह बड़ी चीज होती है। मान लो फिर भी कोई ऐसी और भी इलीगल मीन्स हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड वाली सिचुएशन से पैसे आ रहे हैं वहां पर भी, ठीक है, तो वहां पर भी अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। व्हेन द कस्टमर इज गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, को गलत सूचना दे रहा है कस्टमर बैंकर को, उस केस में भी जो है वहां पर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो क्लोज हो सकता है। व्हेन द अकाउंट इज ऑपरेटेड अगेंस्ट बैंक्स रूल्स एंड पॉलिसीज, जो बैंकर की पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है वहां पर अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा है, उसके अलावा किसी और तरीके से अकाउंट वहां पर ऑपरेट हो रहा है, उस केस में भी रिलेशनशिप विल कम टू एन एंड। नेक्स्ट वन इज when the bank is not satisfied with the character or dealing of the customer, ठीक है, वहां पर जो कस्टमर है उसका जो वर्किंग स्टाइल है दैट इज नॉट गुड एनफ, स्मगलिंग का पैसा ला रहा है वो बैंक में डालने जा रहा है, मैंने जैसा कि आपको कहा इस तरह की सिचुएशंस हो रही है। इन दैट केस इफ द बैंकर थिंक्स कि हमें क्लोज करना है अकाउंट, इट कैन बी डन बाय द बैंकर। देन द when the account remains inoperative for a longer period of time, मेरे ख्याल आज की तारीख में 10 सालों तक का टाइम पीरियड है, 10 सालों तक अगर इनऑपरेटिव रहता है वहां पर कस्टमर का अकाउंट, उस केस में भी जो है बैंकर का अकाउंट क्लोज करने का वहां पर राइट रहता है। तो ये चीजें हमने बात की। उसके अलावा जो बैंकर है, बैंकर को सीक्रेसी मेंटेन करनी है, सीक्रेसी शुड बी मेंटेन्ड बाय द बैंकर, ये नॉर्मली ध्यान रखना होगा बैंकर को। एंड जो डिस्क्लोज नहीं करनी है बैंकर को कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक। जहां पर स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिसेस हैं, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है, वहां पर तो हो सकता है बट जनरली दिस कैन नॉट बी डन। और बैंकर जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है कुछ एक सिचुएशंस में, बट जनरली ये बैंकर को डिस्क्लोज नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन। तो हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की आज, जैसे बैंकर के लाइन के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप रहता है, हमने डिस्कस किया कि दोनों जो हैं अल्टीमेटली राइट ऑफ लाइन का मतलब क्या है,
और राइट ऑफ लाइन कब एप्लीकेबल वहाँ पर कस्टमर के केस में रहता है, कब वहाँ पे बैंकर राइट ऑफ लाइन यूज़ कर सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें हमने जो है डिस्कस की। और नाउ हम लास्ट में क्लोजर की तरफ जा रहे हैं इस टॉपिक के। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, दोनों के बीच में बढ़िया रिलेशनशिप बना रहे, इसके लिए दोनों को ही ट्राई करना है। एंड अल्टीमेटली as for the relationship is concerned, यहाँ पर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, उसकी लॉयल्टी रहनी चाहिए, कस्टमर की लॉयल्टी रहे, बैंकर को भी ध्यान रखना है, और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बैंकर को प्रोवाइड करवानी है। और डिस्प्यूट्स और फ्रॉड्स होते हैं उसको कम से कम करना है, इस तरह के रिस्क ना हो, डिस्प्यूट ना हो दोनों पार्टीज के बीच में, और ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूशन प्रॉपरली करें। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। सो मेरा ख्याल है आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर होगी। हमने जो बात की कि बैंकर और कस्टमर की ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज राइट्स क्या है बैंकर के, दोनों का रिलेशनशिप क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आप इसको थोड़ा पढ़